हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। जैसा कि आपको पता सीटेट 2020 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके अंदर एक अलग समझ जो है विकसित हो रही होगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आप थ्योरी कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक जो है आप जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर को नहीं सॉल्व करेंगे, उसके लेवल को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो आपको इसके लिए उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये समझना होगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिए, आपके अंदर एक अलग समझ विकसित होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और उससे पहले कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है आज का दिया गया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया गया है एक निष्क्रिय गतिविधि है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक अनुबंधित गतिविधि है। और चौथा दिया गया है एक सामाजिक गतिविधि है। देखिए, जो वाइगोस्की जी है, उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व सामाजिक पक्षों पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। यानी जो है इन्होंने सामाजिक जो गतिविधि है उस पर इन्होंने क्या किया, विशेष ध्यान दिया। इस पर इन्होंने अपनी जो है नियम को दिया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन इसमें जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, दूसरा दिया गया है निलंबित अनुकरण, तीसरा दिया गया है विचारों की अनुत्क्रमणीयता और चौथा दिया गया है वर्तित प्रतिक्रिया। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए इसमें जो है पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, जो जीन पियाजे थे उनकी देखिए चार अवस्थाएं उन्होंने दिया, अपने सिद्धांत की चार अवस्थाएं बताई। तो उनकी जो चार थे सिद्धांत, जो अवस्थाएं थी, पहला जो था वो संवेदी पेशी अवस्था थी, जिसका कार्यकाल कितना था? 0 से जन्म से जो है 2 वर्ष तक था। और उसके बाद जो दूसरी अवस्था थी वो थी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसका कार्यकाल कितना था? 2 से 7 वर्ष। और जो तीसरी उनकी अवस्था थी वो थी मूल संक्रियात्मक अवस्था, उसकी कार्यकाल था 7 से 11। और जो चौथी अवस्था थी वो थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूल संक्रियात्मक अवस्था, तो उसका कार्यकाल था 11 वर्ष के बाद की अवस्था जो थी। तो इस तरह से इनकी चार अवस्थाएं थी। और इसमें जो दूसरी इनकी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, जिसका कार्यकाल 2 से 7 वर्ष था, उसके बारे में कहा गया है। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के जो बच्चे हैं वो विशेषित करते हैं क्या? देखिए उनके अंदर क्या विशेषता होती है। देखिए सबसे पहले तो इनका कार्यकाल इसमें जानना जरूरी है, कितना? 2 से 7 वर्ष होता है। और जो इस अवस्था के बालक होते हैं वह स्व केंद्रित ना होकर वो क्या करते हैं, वो जो है कोई चीज़ अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, खेल के द्वारा सीखते हैं, चित्र निर्माण के द्वारा सीखते हैं। और साथ ही साथ भाषा के माध्यम से, वो अपने भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। और अगर बात करते हैं अनुत्क्रमणीयता की, यानी जो है इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कहीं कहीं अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। ये क्या होता है? जैसे कोई बालक है, इनके अंदर जैसे अगर इनको जो है इनके सामने अगर आप जाते हैं बड़े होते हुए, अगर आप बड़े हैं अब जाके उनके सामने झुक जाइए, तो बालक छोटा है, लेकिन आप जो है बड़े होते हुए भी क्या करेंगे, इनके सामने जाकर अगर आप झुक जाते हैं और अगर आप इनसे पूछते हैं कि कौन बड़ा है, तो बालक ये समझता है बस इनकी हाइट से अगर आप छोटे हो गए, बैठ गए, तो ये समझते हैं कि मैं ही बड़ा हूँ। यानी खुद को जो है क्या बड़ा बना देते हैं। इससे क्या निकलता है निष्कर्ष? ये अनुत्क्रमणीयता जो है इसका यही अर्थ है कि इनके अंदर जो है तार्किक चिंतन का अभाव पाया जाता है। किस चीज़ का? तार्किक चिंतन का अभाव पाया जाता है।
ये जो है तर्क नहीं वितर्क, ये तर्क नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ जो है छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है। यानी अगर एक एग्जाम्पल्स आप जैसे देखिए, अगर इनको जो है दो चीज़ आप दिखाते हैं इस तरह से, और आप अगर पूछते हैं इसमें कौन सी चीज़ बड़ी है, तो ये बस यही ध्यान देंगे कि हाँ ये चीज़ जो है इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, इसकी कम है, यानी ये चीज़ बड़ी है। ये चीज़ जो तार्किक उनकी क्षमता नहीं होती कि हाँ इसकी जो है लेंथ जो है बड़ी है। तो इस तरह से जो होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों और उनके अधिगम के सिद्धांत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। दूसरा दिया गया, बच्चों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम की सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। और तीसरा दिया गया, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंड करना चाहिए। और जो चौथा दिया गया है वो क्या है? चौथा दिया गया है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम हैं। तो इसमें जो है बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है बात कर रहे हैं बच्चों और उनके जो है अधिगम के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप जो है अगर पहला ऑप्शन देख रहे हैं, क्या करना? अभिप्रेरणा करना, बच्चों को सीखने की प्रेरणा एवं सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता की बात कर रहे हैं, द्वारा पूर्व निर्धारित होती। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व निर्धारित होती है, क्योंकि जो है ज्ञान का अर्जन जो होता है वो आनुवंशिक के अलावा जो उन्हें जन्मजात प्राप्त होती है उसके अलावा वो अपने पर्यावरण से भी क्या करते हैं? सीखते हैं। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। दूसरा जो है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम की सक्षमता को क्या करती है? निर्धारित व सीमित कर देती है। देखिए ऐसा नहीं है, उन्हें जो है सीमित नहीं करती है। देखिए कहीं न कहीं इसका तो है इफेक्ट पड़ता है सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का, लेकिन उससे जो है पूरा क्या सीमित और निर्धारित नहीं कर सकती है। तो ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित। देखिए दंडित और पुरस्कृत ये जो है वैसे ही आप इसको तुरंत गलत काट दीजिए, ये एकदम गलत होता है। ऐसे ऑप्शन निगेटिव होते हैं, ये सेंस जो है निगेटिव देते हैं। तो और जो है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से क्या प्रेरित होते हैं और सीखने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। देखिए कोई भी बालक होता है वो, देखिए इसी पे जो है जो राष्ट्रीय क्या कहते हैं उसको, समावेशी जो शिक्षा होती है वो भी जो है किसमें? जो आरटीई एक्ट जो 2009 है उसमें जो समावेशी शिक्षा की बात कही गई है वो यही कही गई है कि जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं? वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और उनकी जो है सीखने की जो है क्षमता होती है। तो वो कहीं न कहीं जो है उनके अनुभव और जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेल्फ जो है वो सेल्फ कहीं न कहीं आप इस तरह समझ सकते हैं, कोई भी बच्चा हो वो चाहे जो है जिस पृष्ठभूमि से हो उसके अंदर वो सारी जो है क्षमता होती है कि वो क्या कर सकता है? वो कोई चीज़ सीख सकता है, भले ही उसका बैकग्राउंड क्या हो, उसका बैकग्राउंड चाहे जो हो, बस उसे जो है सही डायरेक्शन और उसे मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। तो वही कहते हैं कि जो इसमें बच्चा है वो सीखने के लिए क्या होता है? स्वाभाविक रूप से क्या होता है? प्रेरित होता है और सीखने में सक्षम होता है। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम। अब देखिए चालक विकास की दर की बात इसमें कर रहे हैं, तो चालक विकास, अब इसमें जो है कहाँ से इसका क्रम पूछा है, कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, अधोगामी शीर्षगामी, अधोगामी से शीर्षगामी तक, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत, तीसरा दिया गया है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, और चौथा दिया गया शीर्षगामी अधोगामी। देखिए इसका लैंग्वेज जो है कहीं न कहीं कठिन है काफ़ी, तो आप जो है थोड़ा सा इंग्लिश का भी इसमें हेल्प ले सकते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए चालक विकास की दर जो होती है
देखिए दो तरह से होता है ये जो विकास होती है चालक विकास दर, ये दो तरह से होता है, यानी स्थूल और सूक्ष्म दो तरह से होता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रास मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। देखिए जो ग्रास मोटर डेवलपमेंट होता है और जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, इसको आप इस तरह से एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले जो है वो पहले खुद जो है अपने पैर पर खड़ा होना, बैठना, ये सब चीज़ सीखता है, यानी अपने जो है बड़े मांसपेशियों का जो है प्रयोग करता है। उसके बाद जो है फिर वो क्या करता है, उसके बाद तब वो जो है सूक्ष्म चीज़ों को सीखता है। जैसे जैसे जो है वो लिखने वाली चीज़, पेन पकड़ना, वो सब चीज़ करना। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको आप जब पेन देते हैं तो क्या करते हैं, वो कोई चीज़ पेन पकड़ते हैं तो ऐसे खींच देते हैं, वो कोई शब्द वर्ड लिख नहीं पाते हैं, उनके अंदर वो कंट्रोल नहीं होता, वो क्षमता नहीं होती है सूक्ष्म चीज़ों को करने की। यानी लिखने के लिए क्या होता है, हाथ की जो छोटी छोटी जो आपकी मांसपेशियां हैं उसका जो है यूज होता है, तो उससे क्या होता है उसको कंट्रोल में उनके नहीं होता है। यानी उनको ए लिखने के लिए बोला जाए तो क्या करते हैं, वह ऐसे खींच देते हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। और धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो उनका जो क्रम होता है, पहले जो है वो खड़े होना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का अपना यूज करते हैं। फिर धीरे धीरे वो छोटी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे लिखना हुआ और भी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से वे सीखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है दिया गया है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। यानी जो ये क्रम होता है कि कैसा होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ विकास इनका होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, वह जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, वयस्कता। देखिए इसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था भी इसको बोलते हैं। वयस्कता को क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। संक्रमण, देखिए संक्रमण आप समझिए क्या होता है। देखिए इसका पहले आप ये समझिए कि जो इसका जो अवस्थाएं होती है बालक की विकास की, वो चार अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है, शैशवावस्था होता है, और दूसरा अवस्था कौन सा होता है, दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था होती है, और तीसरा होता है किशोरावस्था, और चौथा जो होता है वो कौन सा होता है, वो प्रौढ़ावस्था होता है। तो यही इसमें कह रहे हैं, जो शैशवा इसमें जो कह रहे हैं जो वयस्क अवस्था होता है, यानी प्रौढ़ावस्था जो होता है, वो संक्रमण की पहल करती है किसकी। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, मध्य बाल्यावस्था, दूसरा दिया गया पूर्व क्रियात्मक अवधि, और तीसरा है बाल्यावस्था की समाप्ति, और जो चौथा है वो किशोरावस्था। देखिए तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया किशोरावस्था, और चौथा प्रौढ़ावस्था या वयस्कता। तो जो इसमें तीसरा और चौथा अवस्था होती है, ये संक्रमण काल की अवस्था होती है। यानी देखिए पहला क्या होगा, तीसरा जो होगा वो क्या होगा, किशोरावस्था होगा, और जो लास्ट जो प्रौढ़ावस्था होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वयस्कता। तो इसमें जो है किशोरावस्था की जब समाप्ति होती है और जो प्रौढ़ावस्था की शुरुआत होती है, इसके बीच में जो है कुछ जैसे किशोरावस्था का जो है कार्यकाल कितना होता है, किशोरावस्था का कार्यकाल होता है 12 से 18 वर्ष, और जो प्रौढ़ावस्था होता है उसका 18 के बाद का वर्ष। अब इसमें जो 18 इधर जो है 15 वर्ष से लेकर इधर 18 से 20 वर्ष, ये कहीं कहीं ट्रांजिशन जोन होता है, यानी संक्रमण की अवस्था होती है। इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि बालक जो है पूरा किशोरावस्था में आ गया है, वयस्क व्यक्ति बन गया है कि नहीं। तो उसमें कहीं न कहीं एक संक्रमण होता है दोनों में, वो मिली हुई एक जो है कोई लकीर नहीं है कि जिससे जो है आप कन्फर्म कर पाओ कि जो है ये अवस्था जो है क्या है, ये किशोरावस्था है, और ये क्या है, ये प्रौढ़ावस्था है। यानी दोनों में मिक्स होता है, दोनों मिला के मिक्स होता है। तो उस बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, संक्रमण की अवस्था कहते हैं। वो किसका किसका है, वयस्कता और किशोरावस्था के बीच का। यानी चौथा ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप जो है थोड़ा सा आप भी प्रयास करिए तो समझ जाएंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है क्या हैं, जीन पियाजे की बात आ गई। देखिए जीन पियाजे जो है
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए जो है इनको जो है आप विशेष रूप से ध्यान दिया करिए इनके क्वेश्चन को। पहला कुछ दिया गया है, बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों की क्या करते हैं, दूसरों की अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरा दिया गया, बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। और अगला दिया गया है, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत, देखिए पुरस्कार एवं दंड की बात कर दी गई, तो ऐसे भी आप इसको तुरंत काट सकते हैं एलिमिनेशन माध्यम से जो है उसके द्वारा जो है आप क्या करेंगे, इसको तुरंत आप कट कर दीजिए अगर पुरस्कार दंड की बात की जाए। और अगला दिया गया है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। देखिए यहाँ सक्रिय एक्टिव की बात हो रही है, एक्टिवली, यानी यहाँ सक्रिय होने की बात हो रही है और अन्वेषण करते हैं, मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोरर। तो यहाँ जो है क्या है, चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। और जो अदर ऑप्शन है उसको भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार के लिए अनुबंधित, देखिए यहाँ अनुबंधित दे दिया, इस तरह क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप में आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। देखिए वाइगोस्की जी का जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनका भी आ गया, तो इसको भी आप ध्यान देते रहिए कि जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दिया गया व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा भ्रांत वार्ता, तीसरा समस्यात्मक वार्ता और चौथा अहम केंद्रित वार्ता। जो बच्चे जो है स्वयं अपने आप से बात करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। इनके अनुसार जो है ऐसी वार्ता को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंध करना क्या प्रदर्शित करता है। देखिए फिर से जो है ये क्वेश्चन आपको कितनी बार मिल चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन जेंडर से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है आपको लगभग जो है सेट में मिल रहा होगा, आप अगर डेली कंटिन्यू जो है वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो इससे जो है एक दो क्वेश्चन हर जो है सेट में बन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं लगातार। देखिए इसमें कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की, जैसे खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ भेदभाव की भावना की गई है। जेंडर, देखिए चार इसमें ऑप्शन दिया गया है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता और विकसित जेंडर पहचान। अगर आप जो है किसी विशेष जेंडर को उसके विशेष कार्य से, उसके किसी कार्य से जोड़ते हैं, किसी कार्य विशेष से जो है लिंग का जो है निर्धारण करते हैं, तो क्या होता है, कहीं कहीं जेंडर रूढ़िवादिता होती है, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी पहला ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। अब इसको आपको समझना है अगर कि किस तरह से इस बातें कर रहे हैं। देखिए ये क्योंकि जो है सामाजिकरण में, समाज में क्या है कि जो है कुछ चीज़ फिक्स हो जाती है, लोगों के द्वारा जो है मेंटल रूप से ये बना दिया जाता है कि जैसे खिलौने होते हैं, क्या खिलौने जो है कुछ चीज़ बना होता है कि वो विशेष जो है बच्चों के लिए ही होते हैं। जैसे ये जैसे गुड़िया हो गया तो वो जो है गर्ल्स के लिए हो गया, और इसी तरह जो है कुछ चीज़ निर्धारित कर दिया जाता है जैसे पहनावे के लिए कि ये जो है ये बॉय के लिए हो गया, ये मेल के लिए हो गया। और घरेलू सामग्रियाँ, व्यवसाय एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंध, तो उनका जो है उनकी रुचि और जो है उनके कार्य के हिसाब से, जैसे घर का काम कर जो हो गया, खाना बनाना, वो किसके लिए निर्धारित कर दिया गया है, वो जो है निर्धारित कर दिया गया है घर के फीमेल के द्वारा। तो ये किसी कानून में नहीं लिखा, कहीं लिखा नहीं गया है, ये बस सामाजिक एक परंपरा बना दी गई है, रूढ़िवादिता है, जिसके आधार पर लोग जो है लोगों ने फिक्स कर दिया है कि ये जो है ये काम है तो ये काम वही करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये क्या है, एक रूढ़िवादिता है। और
जिससे जो है ये रूढ़वादिता जो है क्या करता है, समाज को कहीं न कहीं पीछे ले जाने का काम कर रहा है और समाज को गतिहीन बना रहा है। तो आपका इस पे क्या राय है, आप जो है कमेंट के द्वारा इसके बारे में बताइए जो है। और ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़वादिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 29, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वो क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लेके आती है तो उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें स्वीकार अस्वीकार कर देना चाहिए। तो देखिए, इसको जो है ऑप्शन देखने से ही लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो कुछ क्वेश्चन तो जो है आप आसानी से कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो है दिया गया क्या, उपेक्षा करनी चाहिए, तो नहीं, ये निगेटिव सेंस दे रहा है। देखिए, आप दो तरह वर्ड समझिए, एक निगेटिव होते हैं, दूसरा क्या, पॉजिटिव सेंस देते हैं। तो आपको जो है इसी तरह जो है एलिमिनेट करके जो है ऑप्शन को कट करना होता है। तो पहला जो है उपेक्षा करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, ये भी नहीं, इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं बच्चों को। और तीसरा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। सही है। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और वो अपने साथ विभिन्न प्रकार के अनुभव लेकर आते हैं। जैसे बच्चे जो है अपने परिवार से, जब वो प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश करते हैं तो वो अपने साथ अपने परिवार के जो संस्कृति, जो वहाँ के जो वहाँ के उनकी क्या कहते हैं, जो वहाँ के उनकी रहन सहन होता है, वो सारी चीज़ें वो सीख कर आते हैं। वो अपनी भाषा, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को सीखते हैं। तो वो जो उनका लोकल लैंग्वेज होता है, जो वो सारी चीज़ें वो सीख कर आते हैं वहाँ पर। तो उनको जो है उनकी जो उनकी अनुभव है उसको क्या करना चाहिए, उनका नज़रिया अलग होता है, दुनिया को देखने का उनका क्या होता है, नज़रिया अलग होता है, उनका अनुभव अलग होता है, उनकी भाषाएं अलग होती हैं। तो उनको जो है शामिल करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। और उनको जो है जिससे वो आगे बढ़ने में उनको मोटिवेट हो पाए वो, और अपने आप को वहाँ संतुलित कर पाएँ, पर्यावरण के साथ वहाँ पर समायोजन अपना स्थापित कर पाएँ। इसलिए जो है उनको क्या करना चाहिए, उनका संचय करना चाहिए। यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो चौथा है अस्वीकार करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, जो है लास्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तीसरा दिया गया सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। और तीसरा है, चौथा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो इसमें बताइए जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दंड और आज्ञा पालन का जो बात किया गया है, देखिए इसमें जो है बच्चे को जो है क्या पता है, कहीं कहीं जो है दंड और आज्ञा पालन पर इन्होंने जोर दिया है, इन्होंने बताया है। कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक समझ की जो है के बारे में जो है इन्होंने क्या बताया, दंड और आज्ञा पालन। क्यों, क्योंकि जो है बच्चे को जो है इसके परिणाम के बारे में क्या है, कहीं कहीं उसके परिणाम के बारे में पता है कि उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसी बेस पे वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा। तो ठीक है, आपको जो है वीडियो कैसी लगी आप जो है कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।